नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे एवं राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, नियुक्ति एवं मियाभियोग यानी कि हटाने की प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी संसद है इसके 3 मुख्य अंग हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है शामिल हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है तथा राज्यसभा का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 यानी कि 80, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में संविधान में उल्लेख किया गया है। जो हमारी राज्यसभा होती है वो संसद की उच्च सदन और जो है लोकसभा निम्न सदन होता है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे संविधान का भाग 5 है वो संघ यानी कि केंद्र के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र से संबंधित है, और इसमें जो है 51 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में किया गया है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल जो है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है उल्लेख किया गया है कि जो भारत गणराज्य है इसका एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और जो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति, और जो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद जो है जो हमारा अनुच्छेद 54 यानी कि 54 है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया है, जिसमें जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है या कौन करता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है और निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो संसद के जैसे 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस इलेक्शन में भाग लेते हैं, और जो विधानमंडल होता है उसके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद स्थापित नहीं है और समानता बनाए रखने के लिए जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है, जिसके तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति शामिल है। इसके बाद जो है जो हमारा अनुच्छेद 56 है उसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। जो हमारा अनुच्छेद 57 है, इसमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो है दोबारा भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मौजूदा राष्ट्रपति को जो है इस्तीफा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति या व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले, यानी कि जो है आपके 1950 से लेकर 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, और 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसके तहत व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु या न्यूनतम आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लेकिन इसमें जो बिंदु है, भारत में बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनकी जो भारत के नागरिक हैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण है और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हैं, लेकिन जो इसके लिए मुख्य जो कंडीशन है, उसके तहत जो निर्वाचक हमारा मंडल होता है, उसके तहत आपके पास जो है 50 MP MLA ऐसे होने चाहिए जो आपके नाम की सिफारिश करें, और 50 MP MLA जो है आपके नाम की लिखित में प्रस्ताव दें। यानी कि जो है 100 MP MLA आपके पास ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति बनने के लिए आपके नाम की सिफारिश कर सकें। इसके बाद जो है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें 15,000 रुपये जो है आपको सिक्योरिटी मनी यानी कि जमानत राशि देनी पड़ेगी, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो और व्यक्ति जो है बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया घोषित ना हुआ हो। अनुच्छेद जो 60 है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी है। महाभियोग का क्या अर्थ होता है? महाभियोग जो है किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आपकी महाभियोग कहलाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति जो है किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का कोई उल्लंघन करें, या संविधान का उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ मेन कंडीशन है, जिसके लिए महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व यानी 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। उसके बाद संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों। उसके बाद जो है दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकेगा। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन सबसे पहले 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ेगी और सदन के द्वारा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के जो है 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो। उसके बाद दूसरे सदन में भी प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर कहीं राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकेगा। इसके बाद जो है हम राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियां हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, तो सबसे मेन नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो है जो विधायी एवं या कानूनी शक्तियां हैं, तो कानूनी शक्तियों में जो है देखिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, यानी कि कोई भी बिल जो है जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह कानून नहीं बनेगा। इसके बाद राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अब तक भारत में जो है कुल 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, जिसमें आपके 1961 में एवं
1978 में और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए थे। 1961 में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो दहेज संबंधी चर्चा के लिए, 1978 में बैंकिंग संबंधी चर्चा के लिए, और 2002 का जो अधिवेशन था वो आपके आतंकवाद से या आतंकवाद के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई धन विधेयक है तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, तब कहीं जाकर वह कानून बनेगा। नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार या विधेयक है राष्ट्रपति की सहमति के बिना पारित नहीं होगा। संचित निधि में व्यय करने वाले जो विधेयक होते हैं उनकी वो लागू करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसके बाद जो है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पहले लोकसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के यानी एंग्लो इंडियन जो थे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते थे। संविधान के संशोधन 104 के अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कौन व्यक्ति थे? तो एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो भारत में रहता हो और पूर्वज जो है यूरोपियन वंश के हो। और कुछ राजनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई हैं, जैसे आपकी दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या कोई भी संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति जो है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में जो विदेशी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो सैन्य शक्तियां होती हैं तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू नहीं किया जा सकता और ना ही युद्ध को खत्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक किसी के देश के साथ ना युद्ध शुरू किया जा सकता है और ना उसको खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर रक्षा मंत्री, फिर चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो वर्तमान में अनिल चौहान हैं। उसके बाद जो है थल वायु जल सेना आती है। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की भी शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। किसी की फांसी को भी जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत माफ़ कर सकते हैं। कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं जिसमें आपकी राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर कोई भी क्रिमिनल केस यानी कि फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके बाद जो आपातकालीन शक्तियां हैं तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि मान लीजिए देश में कोई विद्रोह वगैरह शुरू हो गया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में मान लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो गई हो या वहाँ संविधान का उल्लंघन हो रहा हो तो राष्ट्रपति 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुमोदन पर लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 30 के 360 के तहत भी राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। जब भी देश में कोई वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति द्वारा 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो है श्रीलंका में लगाया गया था। इसके बाद जो है हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं जिसमें आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हुई, तो फ़खरुद्दीन अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो राज्यपाल से संबंधित है। आज की क्लास में हम राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे एवं इसके अलावा जो है राज्यपाल से संबंधित प्रमुख कथन, उनके पद एवं नियुक्ति, राज्यपाल से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद एवं राज्यपाल को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, इन सभी बिंदुओं की जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा विधानमंडल होता है, इसके 3 अंग होते हैं: विधान परिषद, विधानसभा तथा राज्यपाल। और जो आपके विधान परिषद तथा विधानसभा होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल, जो राज्य के लिए प्रमुख हैं। देखिए, जिस प्रकार जो है केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह जो है राज्य में राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा जो है जो इनसे संबंधित प्रमुख कथन हैं, देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं विजय लक्ष्मी पंडित, उनका कथन है कि जिसको वेतन का लोभ है वही इस पद को स्वीकार करता है। महाराष्ट्र की राज्यपाल रह चुकी विजय लक्ष्मी पंडित का कथन है कि जिसको वेतन का लोभ है वही इस पद को स्वीकार करता है। और जो हमारी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, उनका एक कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जो है केंद्र का शासन जिस तरह प्रेसिडेंट के नाम पर चलता है, उसी तरह राज्य का जो शासन होता है राज्यपाल के नाम पर चलता है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसमें आपके मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री सम्मिलित होते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है मुखिया होता है, अतः वास्तविक शक्ति जो होती है मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही चलना होता है। जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ या उनकी सलाह पर कार्य करते हैं। राज्यपाल से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो जो हमारा अनुच्छेद 153 है उसमें राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसे दूसरे राज्य का जो है अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर किसी अन्य प्रदेश के राज्यपाल की मृत्यु या किसी अन्य कारणवश वो पद खाली है, तो किसी अन्य राज्य से जो दूसरे राज्यपाल हैं उनको भी इस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। राज्यपाल के वेतन की बात करें हम, तो जो राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपए जो है मासिक होता है। यदि उन्हें किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो इसका जो वेतन निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए किसी राज्यपाल को जो है ए और बी दो राज्य के राज्यपालों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो ए तथा बी जो राज्य हैं ये दोनों राज्य मिलकर राज्यपाल को उनकी सैलरी देते हैं। दोनों जो है 3.5 लाख रुपए मिलकर देते हैं, लेकिन इनका जो अनुपात होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि किस राज्य को कितना देना है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 154 है, इसमें जो है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है।
राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां होती हैं राज्यपाल में निहित होती हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग जो है अपने अधीनस्थों यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या अन्य अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करेगा। जो राज्यपाल होता है वो एक औपचारिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में ही निहित होती हैं तथा राज्यपाल जो है इन सबका जो प्रयोग होता है अपने अधीनस्थों मुख्यमंत्री तथा अन्य जो मंत्री होते हैं उन सभी के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल को जो है औपचारिक प्रमुख तथा मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसके बाद जो है जो हमारा अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। जो अनुच्छेद 156 है उसके अनुसार राज्यपाल का जो कार्यकाल है तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार पद धारण करता है और यह जो है उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बढ़ा दिया जाता है। अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 157 है जिसमें राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम जो है 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का वर्णन है जिसमें आपके व्यक्ति जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह किसी भी प्रकार के पद पर ना हो। राज्यपाल बनने के लिए जो है संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह किसी भी प्रकार के पद पर कार्यरत नहीं हो। इसके बाद जो है अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का वर्णन है जिसके अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो इस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे जो वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। देखिए राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और जो है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ नागरिक या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे राज्यपाल की जो शक्तियां तथा कार्य हैं। तो राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जिसमें आपके पहले नंबर पर कार्यपालिका संबंधी कार्य, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल का वित्तीय अधिकार एवं राज्यपाल की आपात शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं उसके अनुसार जो है राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से जो है उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल का जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति या कार्य होते हैं उसके अनुसार राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल को मुख्यमंत्री के पद की तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है नियुक्त करता है एवं उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के समस्त कार्यपालिका का जो कार्य होता है राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है एवं राज्यपाल जो है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय जितनी भी यूनिवर्सिटी और राज्य में होती हैं उन सभी के कुलाधिपति यानी कि चांसलर होते हैं और
उपकुलाधिपतियों की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं एवं वाइस चांसलर की नियुक्ति जो है राज्यपाल की द्वारा की जाती है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की स्थिति के बारे में या राज्य के प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से जब चाहें सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उसके अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है तथा राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है। जिस तरह जो है संसद में सत्र बुलाए जाते हैं उसी प्रकार विधानमंडल का सत्र जो है राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है तथा सत्र की समाप्ति भी राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही जो है कानून बनते हैं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तब राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि राज्यपाल को लगता है कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह जो है एक अध्यादेश जारी करता है और उस अध्यादेश को जो है 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। 6 सप्ताह के बाद जो है वो निलंबित हो जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। इसके बाद राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ होती हैं उसके अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट होता है प्रस्तुत करने के लिए कहता है और विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। इसके बाद जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं उनमें राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन जो है मृत्युदंड और सेना के मामले में या सेना का जो न्यायालय होता है उसके मामले में राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त नहीं है, उसमें केवल जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। इसके बाद राज्यपाल की जो आपात शक्तियाँ होती हैं उसके अनुसार राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन जो है संविधान की उपबंधों या नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि किसी राज्य का जो प्रशासन है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सलाह दे सकते हैं। तो ये थे राज्यपाल के महत्वपूर्ण कार्य एवं उनकी शक्तियाँ। अब इसके बाद जो है हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो आपका रिवीजन क्वेश्चन है नंबर 1 पर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। तो जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो भारतीय राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्य जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये कथन दिया हुआ है राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, धर्मवीर, श्री प्रकाश या एनी बेसेंट। तो ये जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू द्वारा कथित कथन है।
क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन 153, 154, 155 या 156। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी रहेगा? ऑप्शन 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या 1 माह। तो राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह के लिए जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या विधान परिषद। तो मुख्यमंत्री को जो है विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/3, 1/2, 1/6 या 1/4। तो राज्यपाल जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो 35 वर्ष होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेद एवं राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की सभी बेसिक जानकारी एवं सभी भाग और अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम भारतीय संविधान का परिचय जानेंगे। भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में जो है विभिन्न संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च जो है 1946 में दिल्ली पहुंचा और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। तो जो भारत का संविधान है उसमें प्रारंभ में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन विभिन्न संशोधन के बाद वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च जो है 1946 में दिल्ली पहुंचा। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इसके बाद जो मुख्य बिंदु हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सबसे पहले वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे इसके उपाध्यक्ष और BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की आधारशिला के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान की आधारशिला के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसमें 299 सदस्यों में से 284 जो सदस्य थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो 22 जनवरी 1947 को जो है
सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिसमें जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और जो 299 सदस्य थे उनमें से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट है, संविधान सभा में जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सर्वसम्मति से लिए जाते थे। इसके बाद जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको उच्चतम न्यायालय को जो है संविधान का रक्षक बनाया गया था। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है भारतीय संविधान किसने लिखा था, तो जो भारत का संविधान है पूरा हस्तलिखित है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है भारतीय संविधान लिखा गया था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में जो है 22 भाग थे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, तो संविधान में जो है सर्वाधिक अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसके बाद जो है भारत के संविधान में वर्तमान में 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के जो भाग हैं, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग थे और विभिन्न संशोधन होने के बाद जो है वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हो गए हैं। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जो आपका भाग 1 है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का मूल कर्तव्य और जो भाग 5 है वो संघ से संबंधित है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का भाग 6 है उसमें राज्य, भाग 7 में जिसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निर्देशित किया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 जो है पंचायत। भाग 9 का जो है नगर पालिकाएँ। भाग 9 खा सहकारी समितियाँ और जो भाग इसका 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसके बाद भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग जो इसका 14 है संघ और राज्यों के अधीन शक्तियों से संबंधित है। इसमें बाद संशोधन के बाद जो भाग 14 का है वो अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन और भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके बाद जो भाग हमारा 17 है वो राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संस्करण कालीन और विशेष उपबंध और जो लास्ट आपका जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और
हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन से संबंधित है। तो ये जो हमारे भाग हैं 22 भाग हैं, इनमें लगभग सभी क्षेत्रों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके बाद जो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में परिशिष्ट के रूप में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या जो है 8 थी, जबकि वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है 12 हो गई है। तो जो हमारी अनुसूचियां हैं उसमें सबसे पहली जो अनुसूची है, इस सूची में भारतीय घटक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। जो दूसरी अनुसूची है उसमें देश के जो उच्च अधिकारी हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो तीसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में निम्न पदों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का जिक्र किया गया है, जिसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं, एवं संसदीय चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी और संसद के सदस्यों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो है संघ के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और राज्य के जो मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने का वर्णन किया गया है। जो चौथी अनुसूची है, इसमें देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। जो हमारी पांचवी अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी जो अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियों, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में, इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हैं उनको न्यायालय में हमारे द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। और जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के तहत जोड़ी गई थी। जो आपका 10वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न दल जो भारत में पाए जाते हैं उनके दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इसमें यह अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं। जो 12वीं अनुसूची है, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। तो जो हमारी 12वीं अनुसूची है, इसमें शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर पालिका है, इनका उल्लेख किया गया है। और ये जो है संविधान के अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के तहत जोड़ा गया है। और इसमें जो है हमारे कुल 18 विषय शामिल हैं। इसके बाद जो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है 12 है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो हमारी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तथ्य है कि जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय हैं इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में त्रिसूची व्यवस्था का प्रबंध दिया गया है, जिनमें आपकी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूचियों के बारे में विस्तृत जानकारी, जो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो त्रिसूची व्यवस्था है, जैसे आपकी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।